बाल झड़ने के कारण क्या हैं? आजकल मैं देख रहा हूँ 20 साल के लोग के, 18 साल के नॉर्मल एज में लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। ओके, जैसे बालों की कोई बीमारी हो गई तो उसकी वजह से भी परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस होता है या फिर प्रेगनेंसी में हो गया या कभी कभी कुछ डेफिशिएंसी वगैरह होती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ भी हेयर लॉस हो सकता क्या शैम्पू या कोई तेल ऐसा है जिससे कि मतलब हेयर बहुत तेजी से बढ़ने लगे? है। शैम्पू स्काल्प के लिए होता है, स्किन को क्लीन करने के लिए होता है। हमारी जो स्काल्प की जो स्किन होती है उसको क्लीन करने के लिए होता है। किसी भी शैम्पू से नहीं तो बाल आपके बढ़ते हैं ना घटते हैं। तो भाई आदिवासी ऑयल एक बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। रिसर्च पे बिलीव करना आपको ज़्यादा जरूरी है। तो मेरा मानना है कि इस तरह का कोई आदिवासी तेल वगैरह वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। एक होता है कि साइड से बाल उड़ जाते हैं व्यक्ति के, और एक होता है कि सेंटर से बाल उड़ना शुरू होते हैं। कहाँ से बाल जाने वाला है ज़्यादा, कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, वो एक जिन पे डिपेंड करता है। पीआरपी थेरेपी है क्या? हम क्या करते हैं कि हम कुछ 20 ml के आसपास ब्लड निकाल के उनमें से प्लेटलेट सेपरेट कर लेते हैं, जिनके अंदर कह सकते हैं कि छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर होता है। इनको सेपरेट करके उन्हीं प्लेटलेट्स को या फिर कह सकते हैं ग्रोथ फैक्टर को हम बालों के रूट्स में डालते हैं, छोटे छोटे प्रिक। क्या मसाज वगैरह करने से हेयर ग्रोथ हो सकती है? एक जेंटल मसाज आप 5 से 7 मिनट आप करा सकते हैं, तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उसकी वजह से आपका हेयर इंप्रूव हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट है क्या? पीछे वाले बाल होते हैं, इन बालों को निकाल के हम आगे की ओर लगा देते हैं, क्योंकि ये वाले बाल होते हैं इनमें हार्मोन का असर नहीं होता है। पूरा ट्रांसप्लांट प्रोसेस करने के बाद कितने समय में बाल आ जाते हैं? कि हम जो बाल लगाते हैं ना वो छोटे छोटे रूट्स के हिसाब से लगाते हैं, वो वापस जड़ जाते हैं और उसका जो रूट है वो रह जाता है स्किन के अंदर। और ये जो रूट होता है ये मान के चलिए कि रफली 3 मंथ्स के आसपास वो ग्रो करता है। और 6 महीने आते आते क्या होता है कि जो हम बाल लगाते हैं उनकी 50% बाल तक उग जाते हैं। ये साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ये कह सकते हैं कि कभी कभार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है। साथियों नमस्कार। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर जांगिड़। साथियों एम्स में कार्यरत रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। और कैसे हैं आप? ऑल वेल सर, आप कैसे हैं? साथियों इनका दिल्ली में क्लिनिक है जो तमाम मैं कह रहा हूँ हज़ारों पेशेंट अभी तक डील कर चुके हैं, और लोगों से बातचीत करते हुए नए नए तरीके के जो पूरी कार्यरत प्रक्रिया चल रही है देश के अंदर कि भाई कैसे बाल झड़ते क्यों हैं, क्या क्या कारण रहते हैं, उसके बारे में आज हम पूरा चर्चा करेंगे डॉक्टर जांगिड़ साहब से। सो जांगिड़ साहब, दिल्ली के अंदर जो आपने क्लिनिक खोला है कौन सी जगह पे है, पहले तो आप ये बताएं। राइट संदीप जी, हमारे क्लिनिक 2 हैं अभी तो। ये एक है साकेत में है जो कि साउथ दिल्ली में है, और एक है आपका वेस्ट दिल्ली में पंजाबी बाग में। सर मुख्य सवाल यही बार बार आता है डॉक्टर साहब कि बाल झड़ने के कारण क्या हैं? आजकल मैं देख रहा हूँ 20 साल के लोग के, 18 साल के, और मतलब नॉर्मल एज में लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। जी जी बिल्कुल, समस्या काफ़ी बड़ी है और गहरी भी है, और ऑब्वियसली इसका कोई ख़ास या एक सटीक ट्रीटमेंट भी अभी तक नहीं है। ओके, तो सारी समस्या एक साथ हो रही है। देखिए, हेयर फॉल की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह से पार्ट होता है। एक होता है नॉर्मल हेयर फॉल, एक होता है एबनॉर्मल हेयर फॉल। सो नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि हमारे डेली ऑलमोस्ट 100 हेयर फॉल होता ही होता है। ओके, और उसके बाद में वो एक नए बाल आते हैं। ओके, उसकी जगह। ओके, क्या ये सबके होता है? सबका होता है बिल्कुल, है ना। किसी के कम होते, किसी ज़्यादा होते हैं, और बट ये नॉर्मल है। होता क्या, जैसे हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख हेयर होते हैं और ये साइकिल में होते हैं। जैसे एक पेड़ है, उसमें खूब सारे पत्ते होते हैं, तो पत्ते गिरते रहते हैं और नए नए पत्ते आपके आते रहते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, हमारे बाल होते हैं जो कि आपके जो पुराने बाल होते हैं वो गिर जाते हैं और उसकी जगह वापस नए बाल आते हैं। उस रूट से, उसी रूट से आते हैं वापस, है ना। लेकिन जो नंबर ऑफ हेयर होते हैं उतने ही रहते हैं, नए बाल नहीं आते, बट उसी रूट में से नया बाल आपका निकलता रहता है। तो ये साइकिल चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। और एक इन जनरल क्या होता है कि हमारे एक बाल होता है वो रफली 2 से 3 साल तक ग्रो करता है, और उसके बाद में वो फॉलिंग स्टेज में चला जाता है और फॉल हो जाता है, और अगले 2-3 महीने में फिर से आ जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस ज़्यादा होता है। ओके, या फिर एबनॉर्मल हेयर फॉल हो जाता है। ओके, तो इसके अलग अलग कारण होते हैं। अब कारण 2 तरह के हो सकते हैं कि एक, कभी कभी हमारा हेयर लॉस है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है, जो कि मेल की बात मान लें तो मेल पैटर्न बाल्डनेस इसको बोलते हैं, आनुवंशिक गंजापन बोलते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में होता है, और मान के चलिए कि 18 से 20 साल के आसपास वो होना शुरू हो जाता है। और दूसरे अलग अलग कारण हो सकते हैं दूसरे, जैसे कि एग्जाम्पल की कोई बीमारी लग गई। ओके, जैसे बालों की कोई बीमारी हो गई तो उसकी वजह से भी परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जिसमें परमानेंसी नहीं है और वापस बाल आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि अभी कभी स्ट्रेस हो गया ज़्यादा, स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस होता है, या फिर प्रेगनेंसी में हो गया, या कभी कभी कुछ डेफिशिएंसी वगैरह होती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ भी हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन वहाँ पे बाल वापस आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो कॉमनली जो हम देखते हैं ना, वो है मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, और वो आनुवंशिक होता है बेसिकली। हेयर का लॉस होना और डैमेज होना, ये क्या, दोनों में क्या अंतर है? हाँ जी, इसमें बेसिकली 3 टर्म्स हैं। एक होता है हेयर लॉस, ओके, एक होता है हेयर फॉल, एक होता है हेयर डैमेज। देखिए, हेयर फॉल मतलब होता है कि हम जो हाथों में बाल देखते हैं उसको बोलते हैं हेयर फॉल,
जो कि जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल या एबनॉर्मल हो सकता है। और अगर एक्सेसिव या एबनॉर्मल हेयर फॉल होता है तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे आपके बाल कम दिखाते हैं, कम होता है, तो उसको सेंटर में, सेंटर में ये एरिया के ऊपर, उसको बोलते हैं हम हेयर लॉस हो गया मेरा। ओके। और हेयर डैमेज मतलब है कि इन बालों के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारे हेयर जनरली डैमेज हो जाते हैं, कह सकते हैं कि फ्रिजी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हेयर डैमेज बोलते हैं। जैसे कि हमने कुछ कलरिंग कर लिया, कोई दूसरा ट्रीटमेंट कर लिया, ओके, या किसी ने हीट से कोई ट्रीटमेंट कर लिया, तो इसकी वजह से हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं। तो ये तीनों टर्म्स अलग अलग है बेसिकली। बहुत ज़्यादा। अब जैसे नए लड़के हैं या नए लड़कियां हैं जिनके बाल झड़ते हैं, नॉर्मल क्या है, नए नए तरीके के ब्रांड आ रहे हैं कि भाई फलाना शैम्पू लगा लो तो कम आपके बाल जल्दी आ जाएंगे। ये क्या शैम्पू या कोई तेल ऐसा है जिससे कि मतलब हेयर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे या रुक जाएं, इस तरीके का कोई? संदीप जी, शैम्पू बालों के लिए नहीं होता है, शैम्पू स्काल्प के लिए होता है, स्किन को क्लीन करने के लिए होता है। हमारी जो स्काल्प की जो स्किन होती है उसको क्लीन करने के लिए होता है। किसी भी शैम्पू से न तो बाल आपके बढ़ते हैं ना घटते हैं। ओके। तो कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं है अभी तक तो दुनिया के अंदर जिसकी वजह से आपके बाल ज़्यादा हो जाए या फिर ज़्यादा बढ़ जाए। हेयर लॉस का जो ट्रीटमेंट होता है वो किस वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है उस चीज़ का, उस कारण का ट्रीटमेंट होता है। एग्जाम्पल किसी को जैसे कि आयरन की डिफिशियंसी है, तो जब तक हम आयरन नहीं लेंगे ना तब तक हमारा हेयर फॉल होता रहेगा, चाहे हम कितने शैम्पू लगाए चाहे कितने तेल लगाए। तो उस कारण का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। जैसे अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस है, हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस है आपका, तो उस वजह का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, तभी जाके हमारा फ़ायदा होगा। नहीं तो अगर रेंडमली हम कुछ भी लगाएंगे ना तो कोई ट्रीटमेंट इसका या इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। नहीं, ये जो बात करते हैं अभी देखिए बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आदिवासी ऑयल का, भाई आदिवासी ऑयल एक बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन क्या ये मतलब बड़े नए नए तरीके के ब्रांड आ रहे हैं इससे, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई बेअसर नहीं है? वो अलग टेक ऑयल की, जो अभी आपने शैम्पू की बात की, मैं स्पेसिफिक ऑयल की बात करना चाह रहा हूँ कि ऑयल से भी कोई वो है क्या? चलो मैं आपसे पूछता हूँ 2 क्वेश्चंस। देखिए, मेडिकल में ऐसे क्या होता है कि कोई भी अगर कोई चीज़ आती है, कोई मेडिसिन आती है ना, तो उसके पीछे कोई एक रिसर्च होता है। रिसर्च होने के बाद में उसको लेबल होता है कि भाई ये दवाई आप बेच सकते हैं या फिर ये दवाई आपको लगाना चाहिए, और इसका कितना फ़ायदा होता है ये भी जो है वो उसके अंदर लिखा होता है, उस रिसर्च के अंदर। आदिवासी या फिर किसी तरह का कोई ऑयल होता है, ये मान के चलिए कि उनके पीछे कोई खास वजह नहीं होती, उसके पीछे कोई खास रिसर्च होता नहीं है। सोचिए एक ऐसा कोई अनजान सा बंदा आता है और आपको ये बोलता है कि ये तो एक जादुई दवाई है जिसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ हो सकता है, तो उस चीज़ को बिल्कुल बिलीव नहीं करना है ना। जादू में बिलीव मत कीजिए आप, ठीक है, और चमत्कार में बिलीव मत कीजिए, रिसर्च पे बिलीव करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो मेरा मानना है कि इस तरह का कोई आदिवासी तेल वगैरह वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिनिमल इफेक्टिव हो, लेकिन जब तक जैसे मैंने बताया उस कारण का ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आपका कोई भी आपका हेयर फॉल का एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब तमाम सवाल आते हैं कि मुख्य सवाल इसमें ये भी है कि पानी की वजह से, हार्ड पानी है, मतलब आपने एक जगह चेंज की, भाई बिहार का पानी अलग था इसलिए चेंज हो गए, हम कहीं और गए तो भाई कहीं का पानी अलग था इसलिए हमारे बाल झड़ना शुरू हो गए। लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। देखिए, पानी की वजह से हमारा हेयर डैमेज हो सकता है। कभी कभी जैसे हार्ड वाटर होता है तो उसमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ साल्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो हमारे बालों के ऊपर चिपक जाते हैं और उसके बाद में हमारे हेयर शाफ्ट को डैमेज कर सकते हैं, हमारे इन बालों को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन वो रूट्स को कभी डैमेज नहीं करेंगे। तो हार्ड वाटर की वजह से हमारा हेयर, मतलब आप कह रहे हैं ग्रोथ को डैमेज नहीं करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हार्ड वाटर आपके स्किन के अंदर नहीं जा रहा है। आपका हेयर के रूट को जो भी है उसको कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कोई आपका जो हेयर रूट है उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर रहा है। एक लड़का था, मतलब उससे मैंने बात की जब, कि भाई सवाल लोगों के, जब मैंने स्टेटस लगाया आपका या ट्विटर पर डाला तो लोगों के तमाम सवाल आए। तो लोगों ने कहा कि एक होता है कि साइड से बाल उड़ जाते हैं व्यक्ति के, और एक होता है कि सेंटर से बाल उड़ना शुरू होते हैं किसी के। तो ये अलग अलग मतलब तरीके से क्यों होते हैं? जैसे कि किसी के यहाँ से, किसी के वहाँ से चल रहा है। इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, और मेल पैटर्न बाल्डनेस में अलग अलग ग्रेडिंग्स होती है। ओके, जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक होते हैं। ये मान के चलिए शुरुआती जो आपका हेयर लॉस होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम ग्रेड 1 हेयर लॉस, और 2 फिंगर आपका पीछे चला जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेड 2। इसी तरह से अगर पूरा आपके बाल यहाँ से चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्रेड 7 एलोपेशिया। और ये मेल पैटर्न बाल्डनेस का एक तरह का साइन होता है बेसिकली, है ना। और ये वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं टेम्पल। तो ये टेम्पल हेयर लॉस आपका उसी ग्रेडिंग का पार्ट होता है, जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3 में। हाँ, ये माना जाता है यहाँ से बाल जाते हैं, लेकिन कहाँ से बाल जाने वाला है ज़्यादा, कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, वो एक जीन पे डिपेंड करता है, उसके पैटर्न पे डिपेंड करता है। ओके। तो कुछ लोगों के यहाँ से बाल जाता है, उसको बोलते हैं क्राउन हेयर लॉस। कुछ लोगों का फ्रंट से आपके बाल कम होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेड 2 ग्रेड 3 हेयर लॉस। अलग ग्रेडिंग में होते हैं। जेनेटिक का क्या मामला है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बाल कम होते जा रहे हैं, इसका भी कोई तर्क है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेल पैटर्न बाल्डनेस जेनेटिक ही होता है, और अगर हमारे लाइक फैमिली के अंदर, ओके, अगर पिताजी की, माताजी की, या फिर जो मैटरनल जो साइड है, नाना के या नानी के या फिर मामा के बाल कम है ना, तो ये मान के चले कि हमें हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपका अगर कितने % केस में हो जाता होगा? काफ़ी ऑलमोस्ट 60 से 70%। आप ऐसे देखिए कि
ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर 50% पीपल दे विल हैव काइंड ऑफ हेयर लॉस एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। और जो आपका बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है 20 से 22 साल के आसपास। ओके, तो जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये मान के चलिए कि उनको हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, लेकिन कुछ कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर मेरे पिताजी के बाल तो ठीक थे, ठीक है, तो मेरे बाल कैसे झड़ रहे हैं? तो उसको बोलते हैं हम जीन एक्सप्रेशन, कि आप ये कह सकते हैं कि आपके पिताजी के अंदर जो जीन्स थी ना वो स्ट्रॉन्ग थी और वो हेयर को ग्रोथ करने वाली थी और हेयर लॉस करने वाली कम थी आपकी, और आपके जो है वो हेयर लॉस करने वाली ज़्यादा है, इसलिए आपको जल्दी भी हो सकता है आपका हेयर लॉस और आपको ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे ही हेयर लॉस के या हेयर डैमेज की क्या इसके पीछे कुछ बीमारियां भी होती हैं कि भाई डिसीज़ क्या कौन कौन सी होती हैं कि भाई हेयर हाँ जी। लॉस या हेयर डैमेज की? हाँ हाँ, देखिए बाल मैं कह सकता हूँ कि एक आपका इंटरनल जो हेल्थ होता है ना उसका एक तरह का मिरर है ना। अगर हम बालों को देख के ही बता सकते हैं कि कभी कभार कि हाँ किस तरह का बीमारी आपको हो सकता है इंटरनल, है ना। कोई भी क्रोनिक कंडीशन होती है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड की प्रॉब्लम हो गया या कोई किडनी की प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, तो किसी भी क्रोनिक कंडीशन के अंदर आपका हेयर लॉस हो सकता है और वो डिफ्यूजली होता है, सब जगह से होता है आपका। इनफैक्ट वो पूरे बाल के भी, बॉडी के भी बाल आपके कम हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बालों की खुद की बीमारी लग जाती है, जैसे उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। इसमें क्या होता है कि आपके कॉइन शेप्ड आपका हेयर लॉस होता है और ये भी लिंक होता है आपकी थायराइड की बीमारी से। तो कहने का मतलब है कि हम जब हेयर का ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो अब सबसे पहले ये जरूर देखते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ तकलीफ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्ट होने वाला है। किसी बालों की ग्रोथ की दवाई से ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, वो एक लास्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले आपको एग्जामिन करना, उसके बाद में ये देखना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको सोल्व करना और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करना। मतलब मुख्य बात निकल गई यार, क्या कोई बीमारी या हेयर लॉस जब मतलब हेयर लॉस जब भी होता है तो कोई बीमारी आता। अब आपने एक बात पहले कही इसमें कि भाई स्ट्रेस से भी वो तो बाल कम हो जाते हैं। स्ट्रेस से इसका क्या लेना देना है? मतलब जैसे आम युवाओं में जो पढ़ते ज़्यादा हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ को लेकर स्ट्रेस कर रहे हैं, उसका इससे क्या लेना देना है? स्ट्रेस क्या करता है कि इनडायरेक्टली हमारा जो हेयर ग्रोथ साइकिल होता है ना उसको इम्पैक्ट करता है। जैसे मैंने बताया शुरुआत के अंदर कि हमारा जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ फेज, उसको कुछ कम कर सकता है, या प्री मेच्योरली आपका जो हेयर जो चल रहा है ना, ग्रो हो रहा है ना, उसको एकदम से बंद कर सकता है। ये मान के चलिए कि जैसे कोई कैदी होता है और नेक्स्ट डे उसको जो है वो फांसी लगने वाली होती है एग्जाम्पल, तो रात भर में ऑलमोस्ट 50% तक बाल चले जाते हैं उनके। इतना स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से इतने बाल आपके जा सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेस इनडायरेक्टली आपके हेयर को जो है वो इम्पेक्ट करता है, हेयर ग्रोथ को इम्पेक्ट करता है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये होती है कि अगर आप जैसे रिकवर करते हैं अपने स्ट्रेस को, तो ठीक होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 100% होते हैं, राइट। वो एक परमानेंट हेयर लॉस का पार्ट नहीं होता है। और बात करें खाने पीने की, भाई हेल्थी फूड खाना चाहिए, इसके लिए क्या खाने पीने में ऊपर नीचे होने से भी बालों का लॉस? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बाल अल्टीमेटली बनते किससे हैं? प्रोटीन से बनते हैं, और एक अच्छा प्रोटीन आपने आयरन डाइट। का बताया था। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हमें एक प्रॉपर एक ऑप्टिमल डाइट हमारा होना ज़रूरी है, ओके, जो कि ग्रोथ को इंड्यूस करने में हमारा हेल्प करता है। काफ़ी ऐसे एंजाइम्स होते हैं और काफ़ी ऐसे न्यूट्रिशन का पार्ट होता है जो कि हमारी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। सो आइडियली क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी है उसको ठीक करना ज़रूरी होता है, और अगर इस पार्ट को हम ठीक रखेंगे ना, तभी जाके आपका बाल बन पाएंगे। आप ये कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल कि एक बाल तो एक रूट है ना, वो तो बाल बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। अब कच्चा माल क्या चीज़ है? आपका न्यूट्रिशन का पार्ट। तो कच्चा माल होगा तभी फैक्ट्री अच्छे से काम कर पाएगी, तभी आपका प्रोडक्ट बन पाएगा। प्रोडक्ट क्या है? हमारा बाल। इस तरह से क्या गिरे हुए बाल वापस आ सकते हैं क्या? अगर नॉर्मल हेयरफॉल है आपका तो डेफिनेटली आ सकते हैं, और एबनॉर्मल है तो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है उस स्टेज के ऊपर, उस डिजीज़ के ऊपर। अगर हाँ कुछ जैसे कि अपना साइकिल कंप्लीट किया तो डेफिनेटली वहाँ पे बाल हमारे आ जाते हैं वापस। बार बार सुनने में आता है पीआरपी थेरेपी। ये पीआरपी थेरेपी है क्या? देखिए पीआरपी थेरेपी क्या होता है कि हमारे बालों को ग्रोथ करने के लिए हमें कुछ ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत होती है, और हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर कुछ एक सेल्स होती है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, और इन प्लेटलेट सेल्स के अंदर खूब सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ 20 ml के आसपास ब्लड निकाल के उनमें से प्लेटलेट सेपरेट कर लेते हैं, जिनके अंदर कह सकते हैं कि छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर होता है। इनको सेपरेट करके उन्हीं प्लेटलेट्स को या फिर कह सकते हैं ग्रोथ फैक्टर को हम बालों की रूट्स में डालते हैं, छोटे छोटे प्रिक करके। महीने में एक बार थेरेपी होता है, ये सिंपल थेरेपी होता है। कब तक लेनी पड़ती है? मतलब ये मान के चलिए कि 3 से 4, 4 से 5 हम दे सकते हैं, ओके। और 6 मंथ्स के आसपास हम इसका एक बार असेसमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि वास्तव में हमें हमारा कितना ग्रोथ हुआ है। अब देखिए अगर कोई कॉज हमारा बना है जैसे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, तो ये थेरेपीज हर 2-3 महीने में ली जा सकती है। इसमें भी अलग अलग पीआरपी में भी अलग अलग तरीके की थेरेपी है? हाँ हाँ, अलग अलग है। इसमें एक नया वर्जन आया इसका, ठीक है, इसको बोलते हैं GFC, उसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है कि हमारा जो प्लेटलेट्स का पार्ट होता है
उसको हम बर्स्ट करके जो ग्रोथ फैक्टर है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं, और एक्टिवेटेड जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वही डालते हैं हमारे हेयर के रूट्स के अंदर। तो ये कह सकते हैं जैसे एक आईफोन 15 आईफोन 16 का पार्ट है कि 15 से नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट वर्जन हो सकता है ये। इसमें आगे चल के मैं बात करूं तो कई महिलाओं को और मैंने मतलब पुरुषों को भी देखा है कि भाई घरेलू इलाज में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं कि भाई लहसुन का तेल लगा लो, या भाई आंवले की वो कर लो, आंवले को पीस के खाना चाहिए या उस पर लगाना चाहिए। घरेलू उपाय के लिए अगर मतलब बहुत ज़्यादा जो आप देखें गांव देहातों में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इससे कोई नुकसान या फ़ायदे इसके? देखिए संदीप जी, हेयर लॉस एक अगर लगता है कि ज़्यादा हो रहा है आपको, किसी को भी ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि इन घरेलू चीज़ों पर आप टाइम ख़राब मत कीजिए, है ना। अच्छा लगता है कोई बताता है तो, और क्योंकि चीज़ें हमारे आसपास ही होती है, घरेलू का मतलब ये होता है कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करें। लेकिन अगर हो सकता है कि आपको घरेलू चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो कुछ स्टेज पे, बट वो भी उसके लिए भी एक बार आप एक्सपर्ट से बात कर लीजिए ना, कि भाई मैं कुछ घरेलू चीज़ें यूज़ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए घरेलू चीज़ें के लिए एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आयुर्वेदाचार्य होते हैं, जो कि हमारे इन जनरल जो नेचुरल चीज़ें होती है उनके बारे में बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन हम अपना डॉक्टर हम नहीं बने, क्योंकि ये मेडिकल साइंस है, और हम कोशिश करेंगे कि नया इन्फॉर्मेशन लें और नए इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारा ट्रीटमेंट करें। जैसे मैंने बताया कि अगर एग्जाम्पल किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है और उसको हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, अब वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ आंवला लगा रहे हैं, कुछ सिकाकाई लगा रहे हैं, कुछ और चीज़ लगा रहे हैं, अंडे लगा रहे हैं, तो ठीक नहीं होने वाला हेयर फॉल उनका। जब तक कि थायराइड की प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं होगा, उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपके बाल नहीं बचने वाले। मतलब मेन बीमारी वो है। हाँ, तो जिस मेन बीमारी, अब आप घर पे बैठ के मुझे बताइए कि आप थायराइड की बीमारी का कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, उसके लिए जांच करना पड़ेगा। और हमारे पास में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो अगर आप मेरे पास में आओगे तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, और इसकी हम पढ़ाई करते हैं, है ना। तो कॉज का ट्रीटमेंट कीजिए। हेयर फॉल एक तरह का बीमारी नहीं है, वो एक लक्षण है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, इसको दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं दर्शकों को, कि जैसे आपको फीवर है, तो फीवर की गोली आपका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर फीवर किस वजह से, जैसे कि अगर मलेरिया की वजह से है, तो मलेरिया की गोली आपको देना ज़रूरी है। तो फीवर का जो ट्रीटमेंट होता है, वो जो दवाई है, वो एक तरह का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो जो कि ज़्यादा आपके लिए काम नहीं कर पाएगा जब तक कि आप मलेरिया की दवाई नहीं लोगे और उसको ठीक नहीं करोगे तब तक, है ना। तो इन चीज़ों पे आप, मेरा मानना है कि आप जो न्यू चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, जो रिसर्च है, उस पर हम ज़्यादा बिलीव करें। अब कई बड़े बड़े सैलून हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, काफ़ी बड़े बड़े सैलून, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, चाहे वो देश के बड़े ब्रांड बने बैठे हैं, 2-4 सैलून हैं, उनमें आप देखिए बड़ी तेज़ी से हेयर सीरम, बड़े बड़े, मैं कहूँगा हज़ारों रुपए के, 10,000 के, 20,000 के हेयर सीरम दिए जाते हैं। भाई आपका बाल टूटना है, बाल मोस्टली महिलाओं को दिए जा रहे हैं कि भाई आपका बाल टूटना है या झड़ना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। वो 4-5 दिन के लिए रुकता है, फिर वो वापस शुरू हो जाता है, जबकि गारंटी ये करना, भाई ऑनलाइन आप देखोगे कितने अलग अलग तरीके के ब्रांड के आ रहे हैं। क्या इस सीरम का भी कोई इफेक्ट उन पे? अगर मैं उसी बात पे आऊँगा वापस, देखिए सलून्स वगैरह क्या होता है कि आपका हेयर कट के लिए ही मेरा मानना है कि बने हैं। ओके, हेयर केयर की बात लोग करें, प्रोडक्ट रखने लगे हैं हाँ, ना अपने। हाँ, जैसे कि उनका एक लिमिटेड अपना एक नॉलेज होता है, और उस लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर उसको मेडिकली हम ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, है ना। कुछ सीरम्स इफेक्टिव हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन अगेन लाइक मेनी सीरम्स आर देयर, तो आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है, तो वो ज़्यादा आपके डॉक्टर जो ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर बता पाएंगे, है ना। तो कोई भी समस्या है आपको अगर हेयर लॉस की, तो आप डॉक्टर के पास ही विजिट कीजिए, है ना। आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई ठीक है, आप सलून आप मुझे बता दीजिए, घर वालों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उसको वेरीफाई आप करवाइए एक बार अपने डॉक्टर से। क्या मसाज वगैरह करने से हेयर ग्रोथ हो सकती है? थोड़ा बहुत किस तरह की मसाज मतलब? हाँ, एक जेंटल मसाज आप 5 से 7 मिनट आप करा सकते हैं, तो उससे माना जाता है कि चलो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उसकी वजह से आपका हेयर इंप्रूव हो सकता है। हालांकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं है, और कितना और किस टाइप के हेयर लॉस के अंदर आपका मसाज काम कर सकता है, ये भी कोई बड़ी स्टडी नहीं है। पर ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक थ्योरेटिकली या कुछ पार्ट प्रैक्टिकली हम करें तो अच्छी बात, अच्छा हो सकता है कि उनका कुछ इंप्रूवमेंट हो, और ये माना जाता है कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, 1-2 स्टडीज़ में माना गया है। मोस्टली आप देखोगे जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, इन जब हेयर उनको जो इलाज की बात आती है कि भाई उनके बाल झड़ने लग रहे हैं, पहले तो घर के नुस्खे जितने भी होते हैं वो अपनाते हैं, या नॉर्मल कोई ऑयल हो गया या शैम्पू यूज़ करने लग जाते हैं। फिर वो अपने मतलब हार मान के थक जाते हैं कि भाई नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, उसको छुपाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं, नहीं भी होता तो नॉर्मल चले जाते हैं। मतलब वो
हर एक व्यक्ति को डर होता है कि भाई मैं ये चीज़ कराऊंगा, हेयर थेरेपी या हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो कोई दिक्कत ना हो जाए। और कभी अब गांव के आदमियों को या नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी इन चीज़ों से बहुत डरता है। हाँ जी, और आजकल आप देख रहे हैं जान जोखिम में भी कई लोगों के ऐसे केस आए हैं कि जान जोखिम में भी लोग डालने से डर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इसमें जान का खतरा कितना है, क्या है ये, मतलब इसके हाँ। पीछे की कहानी क्या है? देखिए, इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक ट्रीटमेंट है जो मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर एक मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम कुछ दवाइयाँ वगैरह देते हैं, और क्योंकि अगर हम मेल पेटेंट बाल्नेस की बात करें तो वहाँ पे हमें दवाई हमेशा यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक परमानेंट हेयर लॉस का पार्ट होता है और हमेशा चलने वाला होता है। जैसे हमने आप बात किया PRP थेरेपी के बारे में, तो ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है। आपने जो जान जोखिम में डालने वाली बात की ना, अभी कानपुर में केस हुआ था हाँ, एक केस हुआ था, तो वो आता है हेयर ट्रांसप्लांट। देखिए, मेल पेटेंट बाल्नेस के अंदर अगर हमारा हेयर लॉस हो गया 50% या मोर देन 50% हो गया, तब दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन वगैरह क्या करेंगे कि हमें वापस लुक नहीं ला सकते वो, है ना। जैसे एग्जांपल, यहाँ से मेरे अगर बाल 50% चले गए तो ये स्काल्प देखिएगा विजिबल होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्काल्प विजिबल नहीं हो, तब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 50% के बाद में मुश्किल होता है इस चीज़ को कवर करना। तब ये हेयर ट्रांसप्लांट का जो पार्ट होता है ना, ये एक तरह का कह सकते हैं सर्जिकल पार्ट है, जो कि एक जो ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं और प्लास्टिक सर्जन है, उन्हीं से करवाना होता है। और जहाँ पर सर्जरी का नाम आता है, ये मान के चलिए कि आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, ओके। और आपका जो रिसर्च होता है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको, क्योंकि आप कहीं पर अपने को सौंप रहे हैं, अपने आप को बॉडी को सौंप रहे हो, है ना। अब जैसे कानपुर की मैं आपको इंसिडेंस आपने बताया, तो वहाँ पर एक कोई डेंटिस्ट थे, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। इनफैक्ट वो 2 केसेस हो गए थे, आई थिंक नवंबर दिसंबर में की बात है, 24 की बात है, और ये मार्च के आसपास एक और केस हुआ था। अब ये डेंटिस्ट मुझे बताइए हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं, है ना, उनको नॉलेज तो नहीं है इस चीज़ का, है ना। तो और आपका वो इंजीनियर भी थे, देखिए उनका, अगर वो इंजीनियर थे और उनका जो रिसर्च था उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छे डॉक्टर को चुनिए सबसे पहले, और आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट हैं तभी सर्जरी कराइए। प्रॉपर डॉक्टर आपकी जांचें करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, देन ही विल प्लान फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। और मुख्य बात यह है कि आपको पहले सूझबूझ से काफ़ी डॉक्टर भी चुनना है, तो डॉक्टर भी देख के चुनिए भाई कि ये दांत के डॉक्टर से बालों का इलाज, बालों के डॉक्टर से दांतों का इलाज, वो मतलब ये नहीं होना काफ़ी चाहिए कंफ्यूज करता है और जान जोखिम का यही संदीप जी। मैं होता कह क्या है ना कि अब हमारे ना इंडिया में ना डॉक्टर को भगवान माना जाता है, ठीक है, और भगवान से क्वेश्चन नहीं करते, ये प्रॉब्लम यही है। दिक्कत है। लेकिन इससे पता है क्या दिक्कत आ रही है डॉक्टर साहब, व्यक्तिगत मैं आपको बताऊं, हाँ जी, हाँ जी, गांव देहातों में जो छोटे कस्बे हैं, टाउन एरिया जिन्हें कहा जाता है, मैं आपको मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मैं इन एरियो में देखता हूँ, तो प्राइवेट मेडिकल, मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल खोल दिया आपके लिए। अब वो गांव देहातों के लिए वो तो भगवान ही, आपने कहा भगवान है, वो भगवान है। अब वहाँ पे वो लोग जो इलाज कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, एडमिट करके रख ले रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो छोटे छोटे जो मेडिकल कैंप्स या मेडिकल मैं बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते जा रहे हैं लोगों के लिए। और हानिकारक इसलिए, मिडिल क्लास का पैसा उसमें जा रहा है और अथक जा रहा है, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है, आपका इलाज है हो रहा ही नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो गांव के लोगों के लिए ऐसे पॉडकास्ट, ऐसी बातचीत, ये अगर लोगों की यूट्यूब के माध्यम से ज़मीन तक पहुंचे, तो लोग समझ पाएंगे कि भाई आपका पैसा सही जगह, अगर आप खर्च भी कर रहे हैं अपनी बीमारी पे, अपने इलाज पे, तो सही जगह मतलब खर्च होना चाहिए। मैं बीच में आपसे ये सवाल, मैं शुरू में भी कर सकता, मैं बीच में आपसे मुख्य सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने जब जर्नी शुरू की, पूरा जो शुरू की, शुरू से अब तक की आपकी जर्नी में आपने क्या क्या संघर्ष इस चीज़ को देखा, और आपकी खुद की व्यक्तिगत जर्नी कहाँ से आप निकल कर आए और किस तरीके से आपने दिल्ली में अपने आप को स्थापित किया, ये आप 2 मिनट में मेरे को आप समझाएं, और जनता ही जानना चाहती है। राइट संदीप जी, बेसिकली मैं हूँ राजस्थान का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ मैं, और गांव का नाम है खेड़ी खींवसी, और ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 60 किलोमीटर फार फ्रॉम द अजमेर। तो जो शुरुआती मेरा एजुकेशन था वो गांव में ही हुआ था, उसके बाद मैं 10th तक गांव में था, और 11th एंड 12th जो क्लास थी मैंने किया था अजमेर से। और अजमेर से करने के बाद में आई वेंट टू कोटा फॉर द तैयारी फॉर द PMT, प्री मेडिकल टेस्ट। और उसके बाद मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे अजमेर में ही मुझे मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो MBBS फिर मैंने अजमेर से ही किया था। और उसके बाद में 1 साल का इंटर्नशिप होता है, और उस इंटर्नशिप के अंदर फिर मैं आ गया था जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर, है ना। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू किया, तो फिर मैं 1 साल के लिए दिल्ली में आया था, तैयारी के साथ भी कर रहा था मैं। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एक चेन्नई में, तमिलनाडु के अंदर हुआ मेरा, ठीक है, जहाँ पर मैंने जो है वो MD किया स्किन के अंदर। स्किन में MD करने के बाद में फिर मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया, और एम्स के लिए वहाँ पे एक सीनियर रेजिडेंसी नाम की पोस्ट होती है एम्स के अंदर, तो 3 साल तक मैंने वहाँ पर जॉब किया एम्स के अंदर। और 3 साल के बाद फिर करने के बाद मेरे पास में 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि मैं या तो टीचिंग लाइन या फिर मेडिकल कॉलेज वाली लाइन में जाऊँ मैं, ओके।
या फिर सेकंड था कि मैं प्राइवेट क्लिनिक खोलूँ अपना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट क्लिनिक खोला जाए। ओके, और क्योंकि मेरे पिताजी दिल्ली में ही रहते हैं, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है हालांकि, तो इसलिए मेरे थोड़ा इजी था इस चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, तो फिर मैंने घर से ही मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया और 1.5 साल तक मैंने घर में प्रैक्टिस किया और उसके बाद मैंने क्लिनिक खोला साकेत में ही और पिछले 5-6 साल में उसी क्लिनिक में काम कर रहा था और अभी रिसेंटली एक और ब्रांच खोली आपने? 1 महीने से मैं एक नया क्लिनिक खोला है पंजाबी बाग के अंदर। तो ये मेरा जर्नी है। बिल्कुल, जर्नी भी लोगों को सुननी चाहिए कि आप, जब मैं तमाम डॉक्टरों की या क्लिनिक की बात कर रहा था, तो जनता ये विश्वसनीय विश्वास जगाने के लिए लोगों को जर्नी पूरी पता होना जरूरी है। जी जी। कि मुख्य बात बार बार वही आती है कि भाई कौन है, कहाँ से क्या करते हैं, आपने बुलाया, भाई बातचीत हो रही है हमारी, लेकिन आदमी का संघर्ष उसके पीछे का लोगों को मालूम होना चाहिए। राइट संदीप भाई जी। क्या जीवनी है, क्या संघर्ष रहा है, किस परिस्थितियों में निकलकर हम दिल्ली तक पहुंचे, फिर क्या हमने हो गया। अब ये हमने जितनी हेयर लॉस की बात करी या हेयर डैमेज की बात करी, इसका इलाज मुख्य रोग क्या आता है? हेयर ट्रांसप्लांट के रूप में। हेयर ट्रांसप्लांट है क्या? देखिए क्या होता है कि हमारा जो ये वाला एरिया होता है, आपने देखा होगा ये वाला एरिया से हमारा हेयर लॉस होता है। ठीक है, होता क्या कि हमारी बॉडी पे हार्मोन का असर होता है, इस यहाँ पर वो नेगेटिव हार्मोन का असर होता है और यहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है। एक बार हेयर लॉस होने के बाद में ये मान के चले कि वहाँ पर वापस बाल नहीं आते। तो ऐसी स्टेज में हम क्या करते हैं कि ये वाले बाल, जो पीछे वाले बाल होते हैं, इन बालों को निकाल के हम आगे की ओर लगा देते हैं, क्योंकि ये वाले बाल होते हैं वो इनमें हार्मोन का असर नहीं होता है। और हमने देखा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं 70-80s के, उनके भी बाल यहाँ पे होते हैं, तो ये बाल निकाल के हम आगे की ओर लगा देते हैं आपके। इसी को हम हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और जनरली हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि 3 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम एक हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर कि हमारे बाल किस तरह लगने वाले हैं, और वो हेयरलाइन होता है जैसे कि एज के हिसाब से या फिर आपके फेस के हिसाब से बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जो है वो छोटे छोटे इंजेक्शन देके इस एरिया को हम नम कर लेते हैं। नम करने के बाद में यहाँ पे छोटे छोटे छेद बनाते हैं, टानी, ओके, जहाँ पे हम बाल लगाते हैं, इसको बोलते हैं स्लिटिंग। स्लिटिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ से बाल निकाल के और लगाने वाला पार्ट हम रखते हैं। निकालने वाले पार्ट को बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग करना, बालों को निकालना, और लगाने वाले बाल को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो बेसिकली 3-4 स्टेप्स होते हैं और ये बहुत सिंपल सर्जरी होता है। और इन जनरल क्या होता है कि इसको जो टाइम लगता है, मान के चलिए रफली 5-6 घंटे 7 घंटे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेयर हम कितना लगा रहे हैं उसके हिसाब से होता है ये। और नॉर्मल लोकल एनेस्थेसिया में होता है। ऐसा नहीं कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल बेहोश हो जाए, आप आराम से टीवी देखते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं और ये सर्जरी होता रहता है। कौन करवा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट? किसको करवाना चाहिए? मेरा मानना है कि सबसे पहले जो फिट होना चाहिए बॉडी, बिल्कुल उनको लगना मतलब कोई किसी को कोई बीमारी तो नहीं है या इस तरीके का है? हाँ, तो सबसे पहली बात है कि आपका, अगर आपका हेयर लॉस लगता है कि स्टेबल हेयर लॉस है, जहाँ लगता है कि आपके ज़्यादा बाल नहीं झड़ रहे हैं, ओके, और आपकी एज फैक्टर माने तो 24-25 साल से पहले तो आई थिंक नहीं कराना चाहिए, और आप बिल्कुल मेडिकल फिट होना चाहिए। और अगर हमारे यहाँ पे बाल भी होने चाहिए लगाने के लिए, तो यहाँ के बाल हैं वो लगाया जा सकता है। तो डेफिनेटली ये, अगर ये वाली कंडीशंस बनती है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे, अगर हमें बिल्कुल आम जनता को, जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति को बताना है उसके बाल झड़ने लगे, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताना कि भाई आपको ये, तो उसको सलाह के रूप में अगर हम दें, सबसे पहले क्या बताएंगे इस तरीके का? सबसे पहले उनको बोलेंगे भी आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाइए, जो हमारे बालों का ट्रीटमेंट करते हैं। और आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि डॉक्टर मेरे हेयर लॉस हो रहा है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है कि हमारा हेयर लॉस का सबसे लास्ट ट्रीटमेंट होता है। उससे पहले कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे मेडिकल का पार्ट होता है, मेडिसिन का पार्ट होता है, सेकंड थेरेपीज़ होती हैं कुछ, एक उसको बोलते हैं लो लेज़र लाइट थेरेपी बोलते हैं। ये कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को बचाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले इन बालों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर लगता है कि बच नहीं पा रहे हैं और लगता है कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है, तब आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करना चाहिए। तो सिलेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किन के पास में जा रहे हो। ऐसे लगा होता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। संदीप जी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आप पूछ रहे, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते कौन है? इनके पास कौन सी डिग्री होती है? हाँ। कोई किसी, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर से पूछ पाऊँ? तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नाम की कोई डिग्री नहीं होती है ना, ऐसे नहीं होती है। तो कौन कर सकते हैं? तो जो डर्मेटो सर्जन्स होते हैं जो कि रेगुलर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं ना, यही हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहले ये होना चाहिए कि वी कैन गो टू ए डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि स्किन के और हेयर के दोनों के डॉक्टर होते हैं। वो आपको दोनों का मैनेजमेंट बताएंगे कि आपको हेयर को बचाना कैसे और नया बाल कैसे लेके आना है। इन दोनों का पार्ट आपको बताएंगे, राइट। तो सिलेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आप कहीं मत देखिए कि मैं कॉस्मेटिक डॉक्टर है या कुछ और है। सबसे पहले ये देखिए कि एमडी है या नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं है। वहाँ से आप अपनी जो है हेयर लॉस का जो ट्रीटमेंट की जर्नी होती है उसको स्टार्ट करना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मुख्य लोगों का क्या कि भाई इसकी जो पूरी प्रक्रिया आपने बताई, इसमें ऐसे करा जाता है इस तरीके, तो लोगों में डर भी है कि यार
क्या दर्द तो नहीं होता, या जिसे कहते हैं कि भाई क्या प्रक्रिया रहती है इसकी पूरी? तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जैसे दर्द होता नहीं ज़्यादा, दर्द बहुत कम होता है। अगर मैं अपने हर पेशेंट से पूछता हूँ कि कितना दर्द हो रहा है, तो 10 में से वो 2 या 3 नंबर देता है कि 2 to 3 पॉइंट मुझे लगता और है जिनके होता है उनका क्या क्या इसका इलाज? हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, नमी क्रीम लगा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में छोटे छोटे प्रिक लगाते हैं। ये बहुत ही मतलब लोकल एनेस्थेसिया मतलब होता है कि उस एरिया को ही हम जो है वो नम करते हैं वहाँ पर, है ना। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ दवाइयाँ वगैरह होती है, इंजेक्शंस होते हैं जो हम यहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया लगा देते हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद में ये वाला एरिया सुन हो जाता है। तो सुन करने के बाद में आपको ऑब्वियसली कोई पेन नहीं होता है। तो पेन का पोर्शन मान के चले कि 2-5 मिनट ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता पेन। ऐसा नहीं कि आप 5-6 घंटे सर्जरी कर रहे हो तो 5-6 घंटे तक आपको पेन होने वाला है। हाँ, सर्जरी के टाइम कितने टाइम लगता है इसको पूरी सर्जरी करने में? वो डिपेंड करता है, जैसे कि हम, क्योंकि देखिए ये है तो वैसे छोटी सर्जरी, लेकिन लंबी होती है थोड़ी सी, है ना, ज़्यादा इन्वेजिव भी नहीं होती है, लंबी सर्जरी होती है। तो एटलीस्ट 5-6 घंटे लग जाते हैं हमें बालों को लगाने में। और पेन कुछ लोगों का ये मानना भी होता है कि डॉक्टर का ऐसा तो नहीं कि ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट तो आपने दे दिया एनेस्थेसिया और घर जाने के बाद हमें ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो ऐसा भी नहीं होता है। वो मिनिमल दवाई दे देते हैं तो जनरली ज़्यादा पेन होता नहीं है। तो पेन को लेकर आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, बिकॉज ये डॉक्टर के हाथ में ही होता है कि डॉक्टर कितना अच्छे से आपको पेन कम कर सकता है। मेरे पास में काफ़ी अच्छी डिवाइसेस वगैरह हैं जिससे कि पेन बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट मैंने ऐसे लोगों का भी हेयर ट्रांसप्लांट किया है जो कि बड़े कंफर्टेबल थे कि भाई ठीक है डॉक्टर, मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, लेकिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी मुझे कोई खास पेन नहीं हुआ। क्या जब पूरा ट्रांसप्लांट प्रोसेस करने के बाद कितने समय में बाल आ जाते हैं? क्या कितनी प्रक्रिया रहती है? हाँ, देखिए अगर हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में जनरली क्या होता है कि आपको 5-7 दिन रेस्ट करना होता है ताकि स्वेलिंग का पार्ट हो गया, थोड़ा पेन का पार्ट हो गया, वो धीरे धीरे सेट हो जाता है। और अगले 2 से 3 सप्ताह के अंदर, 3-4 सप्ताह के अंदर क्या होता है कि हम जो बाल लगाते हैं ना, वो छोटे छोटे रूट्स के हिसाब से लगाते हैं, वो वापस जड़ जाते हैं। ओके, और उसका जो रूट है वो रह जाता है स्किन के अंदर। और ये जो रूट होता है ये मान के चले कि रफली 3 मंथ्स के आसपास वो ग्रो करता है। और 6 महीने आते आते क्या होता है कि जो हम बाल लगाते हैं उनके 50% बाल तक उग जाते हैं। क्या ये मतलब पूरी तरीके से सिक्योर है? सिक्योर क्या मतलब, मैंने कहा कई लोगों में ये संदेह कि भाई क्या किसी का फेल भी हो जाता है क्या ये? अच्छा, फेल्योर देखिए अगेन लाइक वही मैं कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर कितना वास्तव में जो है वो दोनों फैक्टर है इसके अंदर, कि जितने अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे ना, ये मान के चलो कि फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं उनमें। मतलब ये डॉक्टर पे डिपेंड होता है या खुद की पेशेंट की भी स्किन पे डिपेंड होता है कुछ? दोनों पे होता है कि भाई किसी को, जैसे कि मैं आपको ये पूरा किस्सा इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई आपने देखा कई प्रोडक्ट हैं, वो एक प्रोडक्ट है, एक व्यक्ति पे वो अच्छा असर कर रहा है, दूसरे व्यक्ति पे वही प्रोडक्ट सेम बीमारी पे असर नहीं कर रहा। तो ये मतलब स्किन पे भी डिपेंड होता है पेशेंट की, या सिर्फ डॉक्टर पे ही डिपेंड होता है? ये दोनों पे डिपेंड होता है। और पहली बात, अगर डॉक्टर के फैक्टर की बात करें तो डॉक्टर को एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन होना ज़रूरी है। डॉक्टर का यही है कि सिलेक्शन कब किया जाए। अगर लगता है किसी की बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आपने एकदम से हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो ठीक नहीं है, तो पहले बालों को स्टेबल करना ज़रूरी होता है। तो ये वाला पार्ट डॉक्टर का पार्ट है, एंड ऑब्वियसली एक अच्छा सर्जरी होना ज़रूरी है, अच्छी टीम होना ज़रूरी है। तो ये वाला पार्ट, जितना आपका एनेस्थेसिया का पार्ट अच्छा होगा, और कह सकते हैं कि आपका एसेप्टिक कंडीशन में करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे, मिनिमल रहेंगे। सेकेंड पार्ट आता है आपका कि भाई पेशेंट्स का क्या रोल रहता है इसके अंदर, तो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा उनको। सेकेंड है कि जो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन बताए वो फॉलो करना चाहिए। और थर्ड ये भी है कि मेडिसिन का पार्ट भी यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप इन दोनों फैक्टर को ध्यान रखोगे ना तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जनरली मान के चले कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट अभी मत कराइए आप, ठीक है। जब लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट देखिए, एक माइल्ड स्वेलिंग होती है, माइल्ड पेन होता है, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं इनको, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है, ठीक है। इसलिए जैसे मैंने बताया था कि अच्छा रेस्ट कीजिए, अच्छी एंटीबायोटिक लीजिए। अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि डॉक्टर 2-3 जो पेशेंट्स के अंदर डेथ हो गई थी, तो इतना हमने सोचा था कि सर्जरी बहुत छोटी सर्जरी है, तो डेथ कैसे हो गई। तो डेथ मेरा मानना है कि अगेन लाइक ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे जो गलत हो सकते हैं। डेथ किसी एक कह सकते हैं पॉइंट पे होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत मिनिमल होते हैं। गलती अगर बार बार कोई गलती होती है एक सर्जरी के अंदर कि डॉक्टर का सिलेक्शन अच्छा नहीं था, डॉक्टर खुद अच्छे नहीं थे, उनकी टीम उतनी अच्छी नहीं थी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी उतना अच्छा नहीं किया, फिर फैक्टर आते हैं कि डॉक्टर ने अच्छे से समझाई नहीं दवाई कौन सी लेना है, उसके बाद में आपने अच्छा केयर नहीं किया, आपने अपनी तकलीफ को छुपाए रखा, दबा के रखा। ये सारी सीरीज होती है जो आपको कह सकते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकती है आपकी सर्जरी को। तो
ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद कितने दिन का रेस्ट करना चाहिए, कैसे क्या रहता है? रेस्ट की बात करें तो एटलीस्ट 1 वीक तो रेस्ट होना चाहिए। उसकी केयरिंग का फॉर्मूला क्या है, कैसे केयरिंग की जाती है उसकी? कैरिंग देखिए, एक तो रेस्ट का मतलब है कि एक तो एंटीबायोटिक आपको लेना बराबर, ठीक है, टच नहीं करना आपको। उसमें कुछ दवाइयाँ भी देते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, स्वेलिंग कम करने का और हीलिंग करने की दवाइयाँ होती हैं। और आपको हमेशा ऐसे लेटे रहना होता है, ठीक है, ताकि स्वेलिंग का पार्ट ज़्यादा नहीं हो। टच नहीं करना होता, बस ये वाला पार्ट ही, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। देखिए आप रेस्ट करते हैं ना, तो बॉडी का पूरा ध्यान कहाँ रहता है, अपनी बॉडी को हील करने में हील होता है, करने पे। ठीक है। तो जल्दी हीलिंग होगा, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम रहेंगे और रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग और अल्कोहल वाले हैं, क्या उनको कराना चाहिए? उनके अंदर भी तो पहले बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद? हाँ, एटलीस्ट 2 वीक्स पहले आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले बंद करना पड़ेगा। इसको बिल्कुल आप क्लियर कर दीजिए एक बार जनता को कि बिल्कुल क्लियर है सर, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो स्मोकिंग या अल्कोहल आपको एटलीस्ट 2 वीक्स पहले बंद करना होता है। और उसके बाद भी अगर आप देखिए, कभी कभार ऐसा होता है सर कि मुझे डॉक्टर को तो सही बताना चाहिए, है ना, और तो मेरे पास में ऐसे आए थे पर्सन, बोला कि सर मैं तो नहीं लेता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था कि उन्होंने लिया है। तो प्लीज़ आप ये अपना लाइफ को या फिर अपने जो बॉडी को है ना, इस तरह से आप रिस्क में डालिए और थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। व्हेन यू फील कंफर्टेबल, ओके, और आपको लगता है कि सारे नॉर्म्स वगैरह मेरे ठीक है, बॉडी ठीक है, तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कीजिए। क्या हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद पहले जैसे बाल आ जाते हैं क्या पूरे? हाँ, ऑलमोस्ट पहले जैसे आते हैं, लेकिन डेंसिटी थोड़ी कम रहती है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पर बाल करें ना, नॉर्मल बाल की बातों करें, देखिए हमारे जो नॉर्मल बातों की बात, देखिए हमारे नॉर्मल बालों की बात करें ना, तो यहाँ पर रफली 200 बाल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। लेकिन हम जो लगाते हैं ना, वो मान के चलिए रफली 100 हेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। तो डेंसिटी कुछ कम रहती है, लेकिन लुक में ठीक ठाक आ जाता है। अब पूरी प्रक्रिया जब आपने समझाई, जनता को समझ में भी ये आएगी जब वो देखेंगे। इसके मैं अगर जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति है या जिस तरीके उसके चार्जेस की बात करूँ, क्या क्या स्टेप में चार्जेस रहते हैं इसके? चार्जेस इसमें ये कह सकते हैं कि 2-3 बातों पे डिपेंड करता है। अब देखिए इनका चार्जर मैंने देखा था कि अभी जो केस हुआ था, क्या पेशेंट की कंडीशन पे भी तय होता है कि कितने कितने डैमेज हुए हैं, कितना क्या? हाँ, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले ये होता है कि आपकी डॉक्टर की क्या फीस है, वो है। सेकेंड है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपके पास में कितना डॉक्टर ने सेटअप कर रखा है, ठीक है, और कितना बैकअप वो रखते हैं, ओटी कितना स्ट्रॉन्गली उन्होंने रखा हुआ है, क्लीन करने वाला पार्ट, ओके, और टेक्नीशियंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये सारी टीम बन के आपके कॉस्ट को डिसाइड करती है, ओके। और इस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हमारा जो ये वाला एरिया है उस में हम कितना बाल लगा रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करें कि ग्राफ्ट के हिसाब से बात करते हैं कि हम जैसे कि छोटा हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो हम 2000 ग्राफ्ट के आसपास लगाते हैं। बड़ा हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो वहाँ पर फिर 6000-7000 के आसपास लगा सकते हैं। हम यहाँ से भी बाल निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ओके। तो डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर, बट इन जनरल मेरा ये मानना है कि हम कॉस्ट वाले पार्ट को हम सबसे लास्ट में रखें इस चीज़ में। और अगर आपको लगता है कोई डॉक्टर है, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट, आपको लगता है डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी बात हुई है आपकी, अच्छा मिलाप हुआ आपका दोनों का, अच्छा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि एक बार सर्जरी करा के चले गए, आपको बार बार आपको आना होगा और हेयर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा उनसे। तो आपका रिलेशंस काफ़ी लंबा होना चाहिए आपके, मतलब वो कह सकते हैं ना कि आपका वाइब्स मैच होना ज़रूरी है डॉक्टर से, है ना। तो इस तरह से तो आप वो वाला पार्ट फैक्टर पहले देखिए कॉस्ट की बजाय, ओके। और लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, क्योंकि कॉस्ट वेरी करती है। अगर बात करूँ 30,000 रुपीज़ को लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो कैसे इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं। तो जितना ज़्यादा लो कॉस्ट होगा ना, बहुत ज़्यादा, तो ये मान के चले कि वहाँ पे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट जब पूरा हो जाता है उससे पहले क्या कोई जांच करानी पड़ती है, कोई टेस्ट वगैरह इसके लिए? हाँ जी, टेस्ट वगैरह होते हैं पहले। टेस्ट 2 तरह के होते हैं। एक कॉमन टेस्ट होते हैं जो कि हर सर्जरी से पहले होते हैं, वो मस्ट होते हैं वो तो। सेकेंड होता है कि अगर उनको कोई मेडिकल कंडीशन वगैरह किसी तरह की, तो उसके लिए भी टेस्ट होता है। तो पेशेंट के हिसाब से, ओके, उनकी कंडीशन के हिसाब से, उनकी बॉडी के हिसाब से टेस्ट होते हैं। क्या जैसे आपने पहले बताया था कि कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ हो या कोई भी बड़ी बीमारी, तो भाई इसमें ऐसी बीमारियों में ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए? नहीं, इन बीमारियों में हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन ये अंडर कंट्रोल होना ज़रूरी है। नहीं, इन बीमारियों में अगर करा लिया मान के चलिए, क्या उसके बावजूद उसके ग्रोथ होने के चांस कम हो जाते हैं क्या फिर बीमारियों के साथ? देखिए अगर बीमारी कंट्रोल में है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, जैसे थायराइड है, जैसे डायबिटीज़ पकड़ लेते हैं। डायबिटीज़ अगर जिस किसी को 200 या 300 शुगर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब तक उनका शुगर 140 से नीचे नहीं आता, 140 के आसपास नहीं आता, तब तक हम नहीं करते हैं। तो 5 से 7 दिन या 10 दिन का टाइम ऐसा होना चाहिए आपका कि जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, तभी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिनको कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं ना, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने आप को, और उनको ज़्यादा स्टेबल होना पड़ेगा कि भाई आपको अच्छे से रेस्ट करना है, अच्छा ध्यान रखना है। तो जितना अच्छा ध्यान रखेंगे ना, ये मान के चलिए कि
उनका रिजल्ट भी जो नॉन डायबिटिक होते हैं उनके बराबर ही आता है। डॉक्टर साहब, पूरी बातचीत जब हो रही है, आपके पास तमाम पेशेंट आए होंगे कि भाई बाल झड़ने के लिए कि या पूरे डैमेज हो गए बाल, किसी एक ऐसे पेशेंट का आप थोड़ा किस्सा बताएं जो बिल्कुल उसके बाल झड़ गए और आपने उसको पूरा प्रिपेयर करके, और अभी तो लॉन्ग टर्म आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे हों इस चीज़ को लेकर कि भाई आपसे बातचीत चल रही है उसकी, आप वो मतलब सेटिस्फाई हो पूरा। देखो, वैसे तो काफ़ी लोग अपने अपनी जो स्टोरीज लेके आते हैं, लेकिन एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि मेरे पास में अराउंड एक 74 ईयर ओल्ड मेरे पास पर्सन आए थे। तो उन्होंने बोला कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सरप्राइज था कि एज का भी कुछ फैक्टर रहता है? एज तो कुछ भी नहीं, एज किसी एज में करा सकते हैं जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आपके पास बाल हैं पीछे यहाँ पर, तब तक आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो 74 ईयर्स के मैंने बोला, सर आपको ऐसी क्या मोटिवेशन मिला कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा? बोला, डॉक्टर देखो, मैं हूँ 74 ईयर्स का, और जब मैं 54 ईयर्स का था ना, तब मैं कुछ ऐसा दिखता था, और ये मेरे साथ में मेरी वाइफ खड़ी है। और जब मैं 54 ईयर्स का था तो मेरी वाइफ कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी, कुछ वजह से डेथ हो गई थी। और अब मेरी ज़िंदगी मुझे नहीं पता कितनी क्या है। तो जब अब देखो मेरी कितनी हालत ख़राब हो गई है, मैं तो गंजा दिखने लग गया। कल को मैं ऊपर जाऊँगा मैं तो इस हालत में थोड़ी जाऊँगा कोई मैं, है ना? थोड़ा जवान होकर जाना चाहता हूँ मैं ऊपर। तो मैं अपनी वाइफ को दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं अभी भी जवान हूँ। तो ये चीज़ें मुझे एकदम से मतलब दिल को मुझे, है ना, लगी, हाँ, गहराई तक चली गई कि मैंने कहा सर ये तो अलग सी स्टोरी बनाई, अलग सी स्टोरी है मेरे लिए कुछ, है ना। बाकी तो अपने अपने कुछ होते हैं। फिर आपने उनका किया है? बिल्कुल सर, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया, इट वाज सुपर सक्सेसफुल। वाह। आज तक भी मैं 74 ईयर्स के जो हैं पर्सन, वो उनको मैंने अलग से रखा हुआ कि हाँ ही इज़ ए स्पेशल, है ना, स्पेशल गाय फॉर मी। जब ये वीडियो एडिट होगा तो मैं चाहूंगा कि बीच में आप वो क्लिप या उनका फोटो बीच में दिखाएं। उनका फोटो हम दिखाएंगे आपको फोटो कि भाई किस तरीके से, हाँ जी, दो फोटो लगा के कि पहले क्या था और अब, ताकि रियलिटी भी पूरी लोगों तक बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। राइट। और बहुत बढ़िया बातचीत आपके साथ रही। अब इसमें आप पूरी प्रक्रिया आप एक बार बता कि भाई आपका इस तरीके से प्रोसेस रहता है, आप मेरे पास यहाँ आके मिल सकते हैं, इस तरीके मेरे ये कांटेक्ट आप मेरे से इस तरीके से कर सकते हैं। आप एक बार जनता को, क्योंकि पूरी बातचीत के बाद जनता आपको ढूंढेगी या सर्च करने का भाई आप कहाँ आप मिल सकते हैं या क्या आपके कांटेक्ट करने का आपका जरिया क्या है, ये आप लोगों को बताएं। जी, तो डेफिनेटली अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो देखिए, एक जेंटल हेयर लॉस का जो पार्ट होता है ना, आप जैसे कि, क्योंकि यूट्यूब ऐसा माध्यम है जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो अगर लगता है कि आसपास आपके अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, तो वहाँ से अपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, बिकॉज इंडिया में बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। बट ट्रीटमेंट डायबिटोलॉजिस्ट से ही करवाइए। आजकल क्या होता है कि जैसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यूट्यूब से या फिर कहीं से, जैसे कि इंस्टाग्राम से वगैरह हम देखते हैं काफ़ी लोग जो कि स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उनको हमें प्रेफर ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है, और आसपास जो भी आपको डॉक्टर मिले तो अपने हेयर का ट्रीटमेंट कराइए। हाँ, किसी स्टेज में लगता है कि आपका ट्रीटमेंट ठीक, या फिर आप नेक्स्ट लेवल का कुछ ट्रीटमेंट चाहते हैं जो लगता है कि बड़े शहरों में कुछ हो सकता है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करें, जो कि आपको एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली जो है वो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, या फिर जहाँ आपको लगता है आसपास का बड़ा सिटी है वहाँ पे जा सकते हैं। तो हमारे क्लिनिक 2 जगह हैं, एक स्किन क्योर क्लिनिक जो कि साकेत का ब्रांच है, और एक है पंजाबी बाग के अंदर। जो साकेत वाला ब्रांच है उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और नंबर वगैरह हम संदीप जी से बोल देंगे कि वो नीचे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो मिल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप थैंक यू आए सर, और थैंक यू सो मच। बेहतरीन बात हुई। जनता को बहुत कुछ इससे, मतलब मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को ही मिलेगा, और एक परिपक्व बातचीत हमारी हुई। बिल्कुल सर। तो आप सब देखते रहिए द एक्टिवेट संदीप पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।